हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिठा जेई में। मैं हूं अब्दुल रहमान, आपका फिजिक्स मेंटर, और हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी पे चलाओ अपनी मर्जी। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतने अच्छे से कि इस चैप्टर पे हम लोग अपनी मर्जी चला सकते हैं। क्यों चला सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने एनएलएम भी पढ़ा, हम लोगों ने फ्रिक्शन भी पढ़ा। अगर एनएलएम और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे हो चुके हैं तो वर्क, पावर, एनर्जी में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड पे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ वर्क की। क्या कहा गया है इसमें? ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क ओनली व्हेन दैट फोर्स प्रोड्यूसेस ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं, अगर वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है तो उस डिस्प्लेसमेंट और ये जो वर्क का प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग वर्क डन बोलेंगे। बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि वो जो फोर्स होगा वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, मतलब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो वर्क डन नहीं कहलाएगा। इस बात को हम आगे और अच्छे से देखेंगे, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी इसको अच्छे से लिखा है। और क्या कहा गया है? इट्स ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, हेंस इट इज ए स्केलर। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा, और हमें अच्छे से मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा स्केलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। ओके, इसलिए इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक कंफ्यूजन बच्चों को इसमें यहां पे ये रहता है कि सर, वो बोलते हैं सर स्केलर प्रोडक्ट तो डिस्टेंस भी है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और वर्क भी एक स्केलर है। तो सर वर्क कैसे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो हो रहा है? ठीक है ना, डिस्टेंस हम लोग जो पढ़ते हैं तो डिस्टेंस को क्या बोला जाता है कि ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं किससे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस भी स्केलर है और वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वर्क भी स्केलर है, तो क्या सर वर्क भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा? वर्क हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो दोनों होता है, क्योंकि ये भी स्केलर है वो भी स्केलर है। इस तरह से हम इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जैसा डिस्टेंस है वैसे ही वर्क के साथ भी होगा क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्क पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये किस तरह से होंगे हम लोग आगे के स्लाइड्स में इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन, मीटर और जूल। या तो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, या फिर उसको एक साथ हम लोग जूल भी बोल सकते हैं एसआई यूनिट में। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? सीजीएस यूनिट, जिसको हम लोग सीजीएस यूनिट में अर्ग बोलते हैं। और अगर हम लोग रिलेशन की बात करें कि एक जूल में कितना अर्ग होता है, ओके, तो 1 जूल में, एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ओके, इस पॉइंट को भी हमें यहां पे याद रख लेना है कि एक जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ओके, नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम लोग? इसके डायमेंशन को देख सकते हैं। डायमेंशन इज, वर्क का डायमेंशन क्या होगा? ml² t - a, जिसको हम आसानी से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? वर्क डन बाई, ठीक है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो हमें दो तरह के वर्क डन पढ़ने हैं, एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से और एक वेरिएबल फोर्स की वजह से। हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या होता है और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है। कांस्टेंट वाला तो इजी होता है, वेरिएबल वालों को हमें बहुत अच्छे समझना है, जो हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स को समझेंगे, फिर वेरिएबल फोर्स को भी समझेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और हमें बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आने वाला भी है। ठीक है ना, बस उसके लिए थोड़ा थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फोर्स को, फिर उसके बाद वेरिएबल फोर्स को देखेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हमें देखना है। तो ये यहां पे फिर से हमने ये वर्क की डेफिनेशन को लिख दिया है। तो यहां पे देखो, कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, दैट इज W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा और W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। हम लोग जब स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, मान लो कि कोई वेक्टर हमारे पास A है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, इसके बीच में एंगल क्या है?
थीटा है। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं मतलब क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास क्या आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। ओके, तो इसी तरह से हमने वर्क को भी रखा। यहाँ पे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पे ये है कि दो वेक्टर क्वांटिटी होने के बावजूद भी हमें स्केलर मिल रहा है। ये बहुत अजीब, थोड़ी अजीब चीज है। ठीक है, ऐसा होता है ना, जब स्केलर को मल्टीप्लाई ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्केलर मिलता है। वेक्टर वेक्टर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वेक्टर मिलता है। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर मिलेगा। वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उधर वेक्टर मिलता है, वो तो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो हमें ये स्केलर मिलता है। ये थोड़ा सा अजीब है। इसलिए वर्क पे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वर्क बताओ क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से हमें एक स्केलर रिजल्टेंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये स्पेशल है। वर्क क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और ये स्पेशल है। और हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को भी देख लिया। तो उस तरह से अगर हम लोगों ने W को लिखा F डॉट एस विच इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू W, तो W ये वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स को हमेशा हम लोग इस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। वेरिएबल फोर्स के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके लिए इंटीग्रेशन वाला हम लोग फॉर्मूला अलग से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। और हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं कि इसका और क्या क्या मतलब हो सकता है। देखो, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए है और बी है, बीच में उसका एंगल थीटा है, तो ये जो वर्क डन ये इसका जो प्रोडक्ट होगा डॉट प्रोडक्ट का, वो ए बी कॉस थीटा होगा। ए बी कॉस थीटा को हम कैसे बोल सकते हैं, इस तरफ ए है, इस तरफ बी है, बीच में एंगल क्या है, थीटा है। ए बी कॉस थीटा को कुछ मतलब समझ में आ रहा है क्या? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए है और ये बी है, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा है इस बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए मतलब बी वेक्टर का शैडो, परछाई, बी का परछाई, बी का शैडो, बी का प्रोजेक्शन अलोंग ए या ए के ऊपर, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे, बी का प्रोजेक्शन बनाएंगे ए पे, तो ये कितना आएगा, बी कॉस थीटा आएगा। क्लियर है? तो देखो, ये बी कॉस थीटा वेक्टर और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। किसमें है? सेम डायरेक्शन में। मतलब ये हो गया कि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें दोनों वेक्टर को पैरेलल लेना होगा, और अगर वो नहीं है पैरेलल तो हमें पैरेलल बनाना होगा। क्या करके? इसके कंपोनेंट को लेकर के। तो अगर हमारे पास ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, थीटा एंगल यहां पे है, अभी तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल नहीं है ना, नहीं है, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट बना करके उसको पैरेलल करेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर के लिए ही वैलिड है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए जीरो हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसलिए हमने बोला कि वर्क डन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा। यही वजह है। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का ये नेचर है, ये प्रॉपर्टी है कि दोनों वेक्टर्स को पैरेलल होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसके कंपोनेंट को पैरेलल बनाएंगे। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, मान लो ए इधर है और बी इधर है, अब ये क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो अब बताओ किसी भी केस में बी के कंपोनेंट को, बी के प्रोजेक्शन को ए पे ले सकते हैं, बी का शैडो ए की तरफ बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो आएगा नहीं। इसीलिए बी का जो कंपोनेंट होगा या प्रोजेक्शन होगा ए के अलोंग जीरो होगा। इसलिए डॉट प्रोडक्ट इसके लिए हम लोग नहीं करते हैं, और इसमें क्या होता है, ये वैनिश हो जाता है, इस पे वो वैलिड नहीं होता है। अगर ये एंगल कितना हो गया तो 90 डिग्री, मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए है ही नहीं। वो किसके कैसे वेक्टर्स के लिए है? पैरेलल वेक्टर्स के लिए। अगर पैरेलल है तो ठीक है, नहीं है तो हमें उसको बनाना पड़ेगा, उसका कंपोनेंट लेकर के। ठीक है, हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, बी के कंपोनेंट को ए पे बना देंगे या फिर ए के कंपोनेंट को बी पे बना देंगे। ओके, क्योंकि ए बी कॉस थीटा, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, ए कॉस थीटा और बी एक ही बात है ना, दोनों ए बी कॉस थीटा या फिर ए कॉस थीटा बी, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब है कि बी के कंपोनेंट को ए पे भी बना सकते हैं, ए के कंपोनेंट को बी पे भी बना सकते हैं। जब ए के कंपोनेंट को बी के अलोंग बनाएंगे तब भी पैरेलल हो गया,
और बी के कंपोनेंट को एक पे बनाएंगे वो तब भी पैरेलल हो गया। तो मेरे को लगता है कि डॉट प्रोडक्ट मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, इसके अलावा भी मैंने समझाया कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ पे भी वैलिड हो सकता है, कैसे वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल होगा। ओके, तो वर्क में हमारे पास क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दिया, हमने उसको ब्रीफली हमने यहाँ पे इसको समझ लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। ये एक एग्जांपल होगा हमारे पास, इसमें अब अभी हम लोग और अच्छे से इसको समझने वाले हैं। देखो ये एक ब्लॉक है, इस पे एफ फोर्स लगाएंगे हम लोग इस राइटवर्ड एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर एक फोर्स लगा के इसको इस तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये चला है कितना, एस डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इस केस में वर्क कैसे निकाल सकते हैं, दिस W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस लिख सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहां पे इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं, इसीलिए दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू व्हाट, दिस W इज इक्वल्स टू एफ एस, ये एफ एस होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर पैरेलल हैं ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिर्फ एफ एस आ जाएगा। अगर एफ एस कॉस थीटा लेंगे भी तो कॉस थीटा दैट इज कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस सिंपली आ जाएगा। ओके, अगर ये दोनों के बीच, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, दोनों के बीच में एंगल होगा, तो उसको भी समझ लेते हैं किस तरह से होगा वो। देखो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इस ब्लॉक पे अब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। ओके, मान लो यहां पे कोई ब्लॉक है, इसको ऐसे ना ले जा करके हम ऐसा कोई रस्सी से बांध दिए और ऊपर ऐसा इसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो जब रस्सी से बांध के उसको खींच रहे हैं, लेकिन ब्लॉक किधर चलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, लेकिन हम फोर्स तो ऊपर ऐसा लगा रहे हैं ना रस्सी से, ठीक है ना। तो इस केस में हम फोर्स इधर लगाएंगे, लेकिन ब्लॉक तो बाउंड होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलने के लिए, क्योंकि वही उसका प्लेटफॉर्म है। ओके, तो एफ को अगर हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे लगाया है और इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टली हो रहा है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में थीटा डिग्री का एंगल बना है। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में थीटा डिग्री का एंगल बना होगा, देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है और ये थीटा है, तो कैसे निकालेंगे वर्क डन यहां पे, देखो अब देखते हैं हम लोग कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल थीटा है, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो हम इसको पैरेलल बनाना पड़ेगा इसके कंपोनेंट को लेकर के। तो सपोज करो कि फोर्स के कंपोनेंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग बनाते हैं, तो कितना आएगा, इतना प्रोजेक्शन इसका एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट एफ है, एस है, तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे वर्क डन आएगा एफ एस कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो उसकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे, 45 है तो भी सॉल्व कर लेंगे, 60 है तो भी सॉल्व कर लेंगे, मतलब 90, 0 और 90 के बीच में कोई एंगल होगा तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 0 90 के बीच में। ठीक है, तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो ऐसा होगा, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होगा तो ऐसा होगा। अब जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो वर्क डन उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और वर्क डन वहां पे डिफाइन फिर नहीं होते, वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, तो इसको भी समझ लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बताया कि वर्क पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 में से कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव वर्क डन की। ओके, पॉजिटिव वर्क डन में देखो थीटा की जो वैल्यू होगी ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसकी वैल्यू 0 से 90 में लाई करेगी। 0 के इक्वल हो सकता है, 90 के इक्वल नहीं होगा। वो क्यों हमने ऐसा लिखा है, 0 के बराबर हो सकता है, 90 के बराबर नहीं हो सकता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, शायद तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, देखो अगर इस केस को हम लोग समझना चाहते हैं, फोर्स है, एस है, थीटा है, इसको मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन अभी हम लोग इसको फिर से समझेंगे पॉजिटिव वर्क के लिए। ओके, देखो पॉजिटिव वर्क डन में हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई करेगी, 0 के बराबर भी हो सकती है, 90 के बराबर नहीं होगी। क्यों, देखो अगर हमारे पास वर्क डन हम लोग लेते हैं W इज इक्वल टू वॉट, एफ एस कॉस 0 डिग्री, 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, एफ एस
और ये होगा पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो यहां पे ये कहला जाएगा ये क्या, कि पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहां पे एफ एस कॉस थीटा है तो इसकी भी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी ना, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, 90 के बाद वो निगेटिव होता है कॉस की वैल्यू। सर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को कॉस का ग्राफ ही नहीं पता है, तो कैसे हम समझ सकते हैं? तो उसका भी उपाय हमारे पास है, हम यहाँ पे कॉस के ग्राफ को बना लेते हैं। ये थीटा है और अगर हम लोग इसको बोलेंगे कॉस थीटा, सिर्फ पॉजिटिव एक्सेस के लिए बना रहे हैं, वो निगेटिव में भी जाता है कॉस का, लेकिन उसकी जरूरत अभी हमें यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देखो कॉस थीटा थीटा के साथ कैसे वेरी करता है, इसके अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। ओके, ये कौन सी वैल्यू है, π/2, ये कौन सी वैल्यू है पाई, और ये 3π/2 और ये है 2π। क्लियर है? हम यहाँ पे ग्राफ में साफ देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो एक वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, और इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इस तरफ एक्स एक्सिस नेगेटिव, जो हमें बनाना नहीं है अभी यहाँ पे, इतने से समझ में हमें आ जाएगा। ठीक है, देखो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से π/2 दैट इज 90 में कैसी है, पॉजिटिव है। वहीं कॉस की वैल्यू π/2 से 3π/2 दैट इज 270 डिग्री एंगल तक ये नेगेटिव होता है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे वेक्टर है ना, तो वेक्टर में हमें 270 एंगल तक जाना ही नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना वो 180 से ज्यादा होता ही नहीं है, तो हमें सिर्फ 90 और 180 के बीच का ही देखना है। तो ये कितना आएगा, नेगेटिव, वैसे तो पूरा ही नेगेटिव है ये, और फिर से 270 से 360 तक ये फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास कॉस का पूरा ग्राफ है, हम लोग यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि कॉस कहां से कहां तक पॉजिटिव है और कहां से कहां तक नेगेटिव है। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वर्क का रेंज क्या लिया, थीटा की 0 से 90 के बीच में होगी, तो ये पॉजिटिव होगा। अब हमने यहाँ पे थीटा को जैसे बढ़ाया 0 से लेकर 90 से पहले तक, 90 इक्वल नहीं करेंगे, 90 से थोड़ा सा पहले तक, तो ये वर्डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो हम इस वर्डन को कैसा बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। तो पॉजिटिव वर्डन हमें अच्छे से समझ में आ गया कि किस रेंज में और कब हो सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव वर्क पे, नेगेटिव वर्कडन पे। नेगेटिव वर्कडन में यहाँ पे थीटा का जो रेंज है 90 से 180 तक है। अब यहाँ पे फिर से 90 और 180 पे इक्वल लगा, मतलब इक्वल ले सकते हैं, कोई बात इसमें नेगेटिव आएगा, लेकिन 90 नहीं लेंगे। 90 को हम लोग तो समझ ही चुके हैं, जब थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे तो वो ना पॉजिटिव होगा, वो ना नेगेटिव होगा, वो 0 हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इक्वल टू नहीं लगाया है। ओके, देखो जब नेगेटिव वर्कडन होगा तो इसको कैसे समझ सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इधर हो रहा है और इस पे फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 से ज्यादा और 180 से कम, उसके बीच में, 90 और 180 के बीच में है। अब ये भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ब्लॉक पे जब हम उधर उस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो रहा है? क्या कभी ऐसा हो सकता है किसी ब्लॉक को इधर खींच रहे हैं लेकिन जा रहा है वो उधर? ऐसा नहीं होता है। फिर हम बोलोगे कि सर आपने फिर बनाया क्यों ये मैंने इसलिए बनाया है कि एक बॉडी पे कोई एक फोर्स तो लगता नहीं है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन जो ब्लॉक का जो मोशन होता है वो नेट फोर्स की वजह से होता है। हो सकता है कि इस ब्लॉक पे कोई इसका जो एक्सटर्नल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स है उसका मोशन इस तरफ हो रहा है, इस ब्लॉक को वो इस तरफ ले जा रहा है। तो वैसे केस के लिए इसको भी हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। बच्चों के दिमाग में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो हमें अच्छे से मालूम है। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, अब समझ में आ गया ना कि फोर्स इधर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर कैसे हो रहा है, क्योंकि ये नेट फोर्स नहीं है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे तो वो 90 और 180 के बीच में होगी, इस तरह से। तो यहाँ पे वर्डन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्डन कैसे निकाल सकते हैं, देखो दिस W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। अभी मैंने यहाँ पे ग्राफ से समझाया था कैसे, 90 से 180 पे रेंज में कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। जब इस नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो पूरी चीज क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि फोर्स है, ये क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो एफ और एस तो पॉजिटिव है ही, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आएगा।
ठीक है, एफ और एस की टेंशन नहीं लेनी क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये मैंने वेक्टर वाले चैप्टर वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है। ओके, सो दिस वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव। तो हमने देख लिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट या उसके कंपोनेंट उस तरफ से होंगे कि cos थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव होगी। मतलब हम लोग इस रेंज को भी याद कर लेंगे, तो वहां पे वो वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन बोलेंगे। हम लोग अभी एग्जांपल में ये सब कुछ समझने वाले हैं। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, नेगेटिव वर्क डन कब होगा और नेट वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये भी पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग देखेंगे जीरो वर्क का कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, जीरो अब देखेंगे। वैसे हमें अच्छे से समझ में आ ही गया क्योंकि मैंने बहुत बार पहले भी बता दिया है कि वर्क डन जीरो कब होंगे। फिर एक सिचुएशन के लिए हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। जब भी इस तरह के बॉल किसी स्ट्रिंग से और सीलिंग से ऐसे लटक रहे होते हैं जैसे पेंडुलम वगैरह में, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस तरह से एसएचएम कर रहा है तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल पे मूव कर रहा है ना, तो वहाँ भी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला मॉडल इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने इस इंपॉर्टेंट मॉडल को यहाँ पे जीरो वर्क डन समझाने के लिए लिया है। ठीक है, ताकि हमारा आगे न्यूमेरिकल्स में और जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ भी हमें इसको समझने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। ओके, देखो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि एक बॉल है, ये लाइट स्ट्रिंग से ऐसा लटका हुआ है। अगर इसको हमने इस तरफ डिस्प्लेस किया या फिर ऐसा लेकर के यहां से छोड़ना है हमें, ओके, तो जैसे यहां पे बॉल इस इंस्टेंट पे जब बॉल यहां पे होगा तो टेंशन तो इसकी इस तरफ लगेगी, रस्सी के अलोंग लगती है ना। तो ये कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्मल डायरेक्शन में है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वर्क डन हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्स का था वो फोर्स, लीनियर फोर्स और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ही प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। ओके, एंगुलर में भी होता है, उसको एंगुलर में भी उस तरह से लिख सकते हैं एंगुलर वर्क डन के लिए। ओके, सो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा ना, टेंजेंट के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग और इस टेंशन का डायरेक्शन नॉर्मल के अलोंग। हमें अच्छे से मालूम है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो वर्क डन अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ना, इस रस्सी के टेंशन की वजह से वर्क डन बाय दिस टेंशन, तो क्या लिखेंगे, टी डॉट एस और क्या, कॉस 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ये जीरो आएगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो टेंशन ने जो वर्क डन किया है उसकी वजह से ये वर्क डन जीरो होता है। हम लोग आगे देखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे होंगे तो हम लोग टेंशन के वर्क डन को जीरो लेते हैं वहां पे। क्लियर है? तो जीरो वर्क डन का भी कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्लियर हुआ। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो ये ब्लॉक है एम मास का और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है और ये फोर्स है कौन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है ना, और किसी वजह से इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन बाय दिस नॉर्मल इक्वल्स टू, इस नॉर्मल ने कितना वर्क डन किया, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन डॉट एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एन और एस के बीच में 90 डिग्री है और इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि नॉर्मल इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो पार्टिकल चल रहा है या ब्लॉक चल रहा है उसमें नॉर्मल ने जो वर्क डन किया है उसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वर्क डन को भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल पे, इसको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे सबको। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के इसको समझेंगे, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ थ्योरी से नहीं समझा जा सकता। फिजिक्स को थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल्स का कॉम्बिनेशन है। हम लोग को फिजिक्स को दोनों तरह से समझना है, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों से। ठीक है, तो अब हम लोग जितने कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़े थे उसको अब हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और इससे सब कुछ हम लोग वेरीफाई करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ टोटल मास 5 kg इज बीइंग रेज्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट and it rises with an acceleration of 2 meter per second square. Next क्या है, find the work done due to the tension in the string if the block rises by 2.5 meter. Also calculate the work done due to the gravity and the net work done. हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले इस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे ना किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास कोई ब्लॉक है, कितना मास गिवन है, 5 kg।
और इसको एक रस्सी से हमने यहाँ पे ऐसा बांधा है, ये स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग, ओके। और इसका पूरा मोशन हो रहा है कितना, एक्सेलरेशन होगी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ऊपर ले जा रहे हैं और इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। फाइंड द वर्क डन ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द ब्लॉक राइजेस बाय 2.5 मीटर। हम लोग इसको कितना चलाए, 2.5, सपोज करो 2.5 मीटर तक हम लोग इसको लेकर के गए इस तरह से, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। तो वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है ना, फोर्स तो हमें दिख रहा है, फोर्स को तो हम लोग बना लेंगे कहां से, फ्री बॉडी डायग्राम से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी तो मालूम होना चाहिए ना, सिर्फ फोर्स से तो वर्क नहीं निकलेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से आता है, ओके। तो इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन में 2.5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दी गई है, ओके। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द वर्क डन ड्यू टू टेंशन। हमें अलग अलग फोर्स की वजह से जितने तरह के इस पे फोर्स, अब किसी एक बॉडी पे एक तो फोर्स लगेगा नहीं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं, और नेट फोर्स की वजह से नेट एक्सेशन होता है। तो हमने क्या करना है पहले कि अलग अलग फोर्स की वजह से अलग अलग वर्क डन निकालना है, फिर नेट फोर्स की वजह से नेट वर्क डन निकालना है। क्लियर है, ये कैसे होता है अभी हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, जब हम लोग इसकी एफबीडी बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में टेंशन होगा ना, रस्सी है तो रस्सी की टेंशन ऊपर, और क्या mg नीचे, mg मतलब 5g, 5 इसका मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्राम नहीं है ये 5 kg है, ये 5g है, 5 ग्राम नहीं है, 5 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसकी वैल्यू हम लोग रफली लिख सकते हैं 50 न्यूटन, ठीक है। और ये यहाँ पे इस तरह से टेंशन है, इसको mg भी बोल सकते हैं, और ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऊपर जा रहा है। तो इसका एफबीडी, इसके एफबीडी से हम लोग क्या इक्वेशन बना सकते हैं, t माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सिंपल है, हम लोगों ने एनएलए में तो बहुत अच्छे से देखा ना कि इस तरह के एफबीडी से हम लोग कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। t पहले होगा, माइनस करेंगे mg से, क्योंकि इसकी नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसलिए t माइनस mg करेंगे, ओके। और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, t माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस a, m की वैल्यू है 5, g की वैल्यू रफली हम लोग यहाँ पे 10 लेके सॉल्व करते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, और a की वैल्यू है 2, तो ये कितना आ जाएगा 12, 50 कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। तो टेंशन हमारे पास कितना आ गया 50 न्यूटन। अब हम लोग टेंशन की वजह से वर्क डन भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं वर्क डन बाय टेंशन, इस तरफ ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन जो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया है। तो W इज इक्वल्स टू या WT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना। तो देखो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दैट इज टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 0 डिग्री बना है, हम लोग देख सकते हैं। तो WT इक्वल्स टू क्या लगेंगे, T इंटू एस जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, एंड cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, इसलिए यहाँ पे cos थीटा नहीं लिखेंगे। तो WT इक्वल्स टू T डॉट एस हो जाएगा, T की वैल्यू कितनी है 60, एस की वैल्यू कितनी है 2.5, ये कितना आएगा 150 न्यूटन, सॉरी जूल, नॉट न्यूटन, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। जूल। तो टेंशन की वजह से वर्क डन हमने यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फाइंड वर्क डन ड्यू टू टेंशन हो गया ना, ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अब हमें वर्क डन निकाला, दैट इज mg की वजह से निकालना है। तो mg की वजह से जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो वर्क डन बाय mg दैट इज ग्रेविटी। सो WMG इज इक्वल्स टू, अब देखना फिगर को मैं फिर से बना लेता हूं, यहाँ पे mg किस तरफ है, नीचे तरफ, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5 मीटर, और यहाँ पे ये टेंशन तो था ही, और यहाँ पे ए एक्सेशन जो इसको हम लोग नेट फोर्स ए में बोल रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ग्रेविटी होगा दैट इज mg, वो तो फोर्स हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, तो यहाँ पे लिखेंगे ना 2.5 या s भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब mg और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, ये दोनों एंटी पैरेलल है ना, तो एंटी पैरेलल में डिस्प्ले एंगल होती है 180 डिग्री, तो लिखेंगे cos 180 डिग्री,
ठीक है। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज cos पाई, नेगेटिव होती है 80 पे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, mg कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू जी दैट इज 50, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.5, और यहाँ पे -1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएंगे 125 -125 जूल। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज -125 जूल, दैट इज ये वर्क डन नेगेटिव आ गया। टेंशन ने कैसा वर्क डन किया, पॉजिटिव। ग्रेविटी ने कितना कैसा वर्क डन किया, नेगेटिव। क्यों किया नेगेटिव, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। अपोज करेगा मतलब नेगेटिव वर्क डन, जो सपोर्ट करेगा वो पॉजिटिव वर्क डन देगा, ठीक है, और जो अपोज करेगा वो नेगेटिव वर्क डन करेगा। जो हमारा दोस्त होता है वो हमें ऊपर ले जाने हमें ऊपर ले जाता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और जो हमारा दुश्मन होता है वो हमें रोकता है, हमें खींचता है, हमें अपोज करता है, तो वो कैसा वर्क डन कर रहा है, वो नेगेटिव वर्क डन कर रहा है। क्लियर है ना, मैंने ऐसे भी समझ लेना है इसको। तो T और mg को इस तरह से WmG में -125 जूल होगा, जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा। अब हमें नेक्स्ट लास्ट में क्या निकालना है, एंड नेट वर्क डन, नेट वर्क डन निकालना है। तो नेट वर्क डन कैसे आएगा, यहाँ पे देखो W नेट, W प्लस प्लस W माइनस, टोटल वर्क डन सम कर देंगे, जितना भी तरह का वर्क डन हुआ सबको हम लोग सम कर लेंगे। तो पॉजिटिव वर्क डन कितना है, दैट इज टेंशन की वजह से 150 जूल, नॉट न्यूटन, जूल। न्यूटन की आदत लगी हुई है एनएलएम और फ्रिक्शन से, ठीक है। W नेट इक्वल्स टू 150 जूल प्लस W माइनस कितना था, -125 जूल, कितना आएगा ये 25 जूल। इस तरह से हम लोग इसका नेट वर्क डन भी निकाल लेंगे। इसके और तरीके हैं नेट वर्क डन निकालने का। नेट वर्क डन नेट फोर्स से भी आ सकता है, नेट वर्क डन नेट फोर्स से भी। नेट फोर्स कितना था, ma ना, T माइनस mg इक्वल्स टू ma, तो नेट फोर्स कितना है ma, और क्या डिस्प्लेसमेंट s। ma कितना होगा, m की वैल्यू है 5, एक्सेलरेशन है 2 और डिस्प्लेसमेंट है 2.5। ये भी सॉल्व करके 25 जूल आएगा, 25 जूल। तो हम लोग नेट वर्क डन नेट फोर्स से भी निकाला, और नेट वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन के सम से भी निकाला, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में हर चीज को देख लिया, सबको अच्छे से समझ लिया कि तो हमने यहाँ पे क्या समझा, यहाँ पे हमने ये समझा कि किसी एक बॉडी पे एक फोर्स तो नहीं लगेगा, जितने अलग अलग तरह के फोर्स लगेंगे सब अलग अलग फोर्स की वजह से सबका वर्क डन निकाला जा सकता है। और फाइनली नेट वर्क डन कैसे करेंगे, सबके वर्क डन को सम करके, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। आगे भी वर्क के क्वेश्चन में कभी भी एक फोर्स तो नहीं लगता है, बहुत तरह के फोर्स होते हैं, तो हमें बहुत तरह के फोर्स से सबका वर्क डन निकालना है, और नेट वर्क डन नेट फोर्स से निकालेंगे या फिर इसको सम करके भी निकालेंगे। तो इस तरह से ये सारा भी ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, इसके सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे इस वाले लेक्चर को एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी वर्क के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, मीडिया जी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अपना रखिए ख्याल। तब तक के लिए बाय।